हो गया था लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडरेशन जो होती है लेन देन होता है वो भी लॉफुल होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसमें माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं, बाकी तमाम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्री कंसेंट जो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं, एक दो तीन चार, एक पार्टी का तो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, कम से कम दो या तीन या चार, तो उनके दरमियान कंसेंट जो है, उनकी मर्ज़ी जो है वो आज़ाद होनी चाहिए। उनसे कॉन्ट्रैक्ट गन पॉइंट में ना करवाया जाए, दबाव पे ना करवाया जाए, किसी किस्म के डर और खौफ न डराया धमकाया ना जाए, तो फ्री कंसेंट वो होती है। तो हमारा नेक्स्ट छठा पॉइंट आज का है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है मकासद, कॉन्ट्रैक्ट करने के मकासद जो है लॉफुल होने चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके मकासद जो होने हैं, उसका मकसद लॉफुल होना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हासिल करने के लिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उसका मकसद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि मैंने उससे फ्रॉड करना है या मैंने इलीगल काम करना है, इमोरल गैर अखलाकी काम करना है, या कोई आपके ऑब्जेक्ट करने का मकसद, आपके कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो पब्लिक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसका को वायलेशन करनी है, ये मकसद ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होना चाहिए। अगर ये मकसद है तो वो अनलॉफुल है। लॉफुल ऑब्जेक्ट ये है ना फ्रॉड की वजह से किया जाए, ना गैर कानूनी इलीगल इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना किया जाए, या ये ना किया जाए दो आदमी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका मकसद ये है कि किसी को ज़ख्मी कर दे तो पैसे आपको दे दिए जाएंगे, किसी का मर्डर कर दिया जाए तो उसको पैसे दे दिए जाएंगे, या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए, आग लगा दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना कि यार ए बी को कहता है कि जो तुम फलां बंदे की गंदम का खेत को आग लगा दो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का मकसद लाफुल है या अनलाफुल है? उसका मकसद तो अनलॉफुल है, ये तो काम हरगिज़ इजाज़त नहीं देते। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के मकासद ये नहीं होने चाहिए कि वो फ्रॉड करे किसी का काम में, या इलीगल काम पाया जाए, या पब्लिक पुलिस के ख़िलाफ़ काम हो, या किसी को ज़ख्मी करने का ऑब्जेक्ट हो, उसका मकसद हो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना, ये ना हो। अगर ये नहीं है तो फिर वो लॉफुल है। अगर ये काम का पाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इसके मकासद ये पाए जाते हैं तो वो अनलॉफुल है। मिसाल के तौर पे इसकी, क्योंकि हर एक की मैंने कहा था कि एग्जांपल ज़रूर देनी है, एग्जांपल है अनलॉफुल की, सी प्रॉमिस टू पे ₹5000 टू बी। सी ने वादा किया है कि वो बी को 5000 देगा, किस चीज़ के? इफ़ बी बीट्स डी, अगर बी जो है डी की पिटाई करेगा, 5000 रुपया सी बी को देगा, किस मकसद का? कि अगर वो एक शख्स है डी, उसकी पिटाई करेगा, उसको ज़दोकूब करेगा, वो उसको 5000 रुपये का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया उनके दरमियान, तो इसका मकसद क्या है? लाफुल है या अनलाफुल है? किसी को मारना लाफुल तो नहीं है, वो तो अनलाफुल है। द एग्रीमेंट इज इलीगल, ये एग्रीमेंट जो का इलीगल है, एज इट इज ऑब्जेक्ट इज अनलाफुल, क्योंकि इसका मकसद अनलाफुल है। इसी तरह और भी मिसाल दी जा सकती है, मसलन दूसरी मिसाल इसकी ये दे सकती है, बी हायर्स ए हाउस टू यूज़ फॉर गैम्बलिंग। बी ने घर किराए पे लिया है और उस घर में काम क्या करेगा, वो जुआ गैम्बलिंग करवाएगा, जुआ करवाएगा। तो ये काम जो है घर रहने के लिए तो लाफुल है, ऑब्जेक्ट है। तो ये तो उसने घर किराए पे लिया है किसी का, और वो रहने के बजाय वहाँ जुआ करवाना शुरू कर देता है।
द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। सो एग्रीमेंट इज इलीगल, तो ये एग्रीमेंट जो होगा किराए का, रेंट डीड जो होगा, रेंट किरायानामा होगा, ये अनलॉफुल है। उसके बाद जी सेवंथ जो है, सातवां जो है इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों या तीन पार्टियों के दरमियान आता है वो रिटर्न होना चाहिए और इसको रजिस्टर्ड भी करवा लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न नहीं करते तो कल को कोई भी पार्टी एक दूसरे के वो भाग सकती है कॉन्ट्रैक्ट से। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं रिटर्न ही होना चाहिए, रिटर्न हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है और रजिस्टर्ड हो जाए तो उससे भी बेहतर है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑरल, ये एक ज़बानी भी हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑरल इन राइटिंग, ये याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी भी हो सकता है। ज़बानी होगा तो दो तीन चार शहादती होंगे, विटनेस होंगे, और रिटर्न हो तो तब भी रिटर्न जो विटनेस होते हैं, जो शहादती गवाह होते हैं, उनके साइन होते हैं। इट इज़ बेटर, लेकिन बेटर क्या है, इट इज़ बेटर दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग रिटर्न होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इजी टू प्रूव इन द कोर्ट, ये अदालत में साबित करने के लिए फिर ज़रा आसानी होती है। इफ़ रिक्वायर्ड बाई लॉ, अगर लॉ को ज़रूरत हो, ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, जो एक ख़ास मुआहदा होता है, ज़मीन के मामलात में होते हैं, कोई खरीदो फरोख्त होती है फसलों की, गंदम की, या जो भी अजनास की, या भी कोई कारोबारी ट्रेडिंग होती है, वो कहता है वो ख़ास जो मुआहदे होते हैं मस्ट बी, शुड भी नहीं कहा, होने चाहिए नहीं, मस्ट भी लाजमी रिटर्न होने चाहिए। उसके बाद इन दोनों पार्टियों के तरह साइन होना चाहिए, स्टैम्प उनकी स्टैम्प होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए, अटेस्टेड बाय द विटनेस, और जो विटनेस होते हैं शहादती, उनकी अटेस्टेशन भी होनी चाहिए। यानी रिटर्न होना चाहिए, साइन होने चाहिए, और स्टैम्प होनी चाहिए, मोहरें भी लगी होनी चाहिए, और विटनेस जो होते हैं उनकी जो है वो शहादत के साइन भी होने चाहिए, एंड रजिस्टर्ड, और उसको रजिस्टर्ड भी करवा ले। सेल, जैसे कि सेल एंड मॉर्टगेज ऑफ लैंड, अगर आप कोई गिरवी ज़मीन लेते हैं किसी से, तो वो फिर गिरवी रख के ज़मीन लेते हैं पैसे दे के, तो फिर उसको रिटर्न है जी। बोलें, क्या कोई मसला है? हेलो, क्वेश्चन है कोई भाई? सामा अमजद, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। एनी क्वेश्चन? नंबर 7 के बारे में है, रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन। जी आवाज़ आ रही है? चलो चलो, बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, नंबर 8। अच्छा, रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन जो है, इसकी अगर एक एग्जांपल भी लिख दी जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एग्जांपल देने से ज़रा काम पक्का हो जाता है, समझ ज़्यादा आ जाती है, समझाना भी आसान हो जाता है। रिटर्न किस तरह का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को, और उसको रजिस्टर्ड कैसे करवाना चाहिए? मसलन एक्स वर्बली promised to sell his book to Y for ₹200, ज़बानी तौर पे उसने कहा कि मैं अपनी किताबें 200 रुपये की बेच दूंगा। इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड है, बिकॉज द लॉ डज नॉट रिक्वायर इट टू बी इन राइटिंग। लॉ ये नहीं कहता कि हर कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न ही होना चाहिए, ज़बानी भी हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि रिटर्न। अगर आप कोई औरल कॉन्ट्रैक्ट है, औरल मीन ज़बानी है,
तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी उनके दरमियान वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, नंबर 8, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो शराइत होती हैं, टर्म्स मीन शराइत, वो यकीनी होनी चाहिए। सर्टेनिटी यानी पॉसिबल होने चाहिए, और शराइत ये ना हो कि वो पूरी ना हो, ख़ास हो, वाज़िया हो शराइत, ये ना हो बहाम हो शराइत में, क्योंकि जब भी ट्रेडिंग होती है तो शराइत रखी जाती हैं। शराइत क्या होती हैं? इस चीज़ की कीमत इतनी होगी, इसका कलर ये होगा, इसमें इतनी डिस्काउंट होगी, पेमेंट का तरीक़ेकार चेक के ज़रिए होगा या नकद होगा, ये सो इस तरह की शराइत होती हैं। तो ये शराइत जो है सर्टेन होनी चाहिए, यकीनी होनी चाहिए, यानी तय शायद होना चाहिए। ये ना हो कि फिर बाद में कहे जी ये शराइत तो होनी चाहिए और वो कहेगा नहीं होनी चाहिए, तो शराइत सारी लिख लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन, अगर वो कोई सर्टन नहीं है, आर कैपेबल टू बी मेड आर वाइड, ये अगर शराइत तय नहीं है तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड जायज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। द टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर, एग्रीमेंट की जो शराइत हैं वो क्लियर होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इफ़ द टर्म आर अनसर्टेन, अगर शराइत अनसर्टन है, द एग्रीमेंट इज़ वाइड, फिर वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, वाइड होगा। वाइड जो एग्रीमेंट वो नाजायज़ होगा, वैलिड जो होता है जायज़ होता है। तो अगर फिर मैं बता देता हूँ कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो शराइत हैं वो क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, सर्टेन का लफ्ज़ भी आ सकता है, कंप्लीट होनी चाहिए, नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में झगड़ा पैदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे इसकी एक एग्जांपल देते हैं। सी प्रॉमिस टू सेल 20 बुक्स टू बी, सी प्रॉमिस करता है कि वो 20 किताबें बी को देगा विदाउट स्पेसिफाइंग देयर टाइटल, और उसके टाइटल बताए नहीं, अकाउंटिंग की बुक होगी, बिजनेस लॉ की होगी, सिर्फ बुक्स कह दिया है। तो जब वो सप्लाई करेगा वो कहेगा जी मैं तो कास्ट अकाउंटिंग की लेनी है, तो ये या फलां टाइटल की लेनी है, उसका अनुमान ही नहीं बताया, 20 बुक्स का है। ये अगर ये अनसर्टेन है। अगर सर्टेन हो तो उसने कहना है कि ये 20 किताबें दूंगा, कास्ट अकाउंटिंग की दूंगा, इतनी प्राइस भी दूंगा, तो ये तो शरायत सर्टेन है ना। अगर कहता है 20 किताबें आपको दे दूंगा, लेकिन उसमें बताया ही नहीं किस सब्जेक्ट की किताबें हैं, टाइटल तो बताया ही नहीं है, तो ये अनसर्टेन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बल्कि अनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसको क्या कहेंगे? वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो शराइत हैं वो क्लियर ही नहीं है, किस टाइटल की बुक हैं, कीमत भी नहीं इसमें लिखी, 20 बुक्स लिखा है, क्या कीमत है उसकी 20 किताबों की कोई पता नहीं, कौन सी किताबें हैं, किस सब्जेक्ट की हैं वो भी नहीं पता। तो इसलिए इस मिसाल में जो मैंने दिया है, शराइत अनसर्टन है, क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, सो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। चलें जी, नंबर 9, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही है जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल भी हो, परफॉर्म करना, उसको कॉन्ट्रैक्ट को निभाना, दोनों पार्टियां को पूरा करना पॉसिबल भी हो, और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इम्पॉसिबल है उसको पूरा करना, उसको परफॉर्म करना, कोई काम को करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं है। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ, वो काम भी तो पॉसिबल होने चाहिए ना जो दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, इस अहल होना चाहिए कि वो परफॉर्म किया जा सकते हैं। एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल एक्ट, अगर कोई ऐसे एक्ट हैं जो इम्पॉसिबल हैं, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, सी एग्री विद बी टू डिस्कवर ए ट्रेजर बाय मैजिक, सी ने बी से मुआहदा किया कि वो ख़जाना दरियाफ्त करेगा जादू के ज़रिए, तो ये ख़जाना दरियाफ्त करना तो पॉसिबल ही नहीं है।
जादू के जरिए अगर वो इतना खजाना दरियाफ्त कर सकता तो वो बाहर मदारी क्यों करता? तो ये तो ट्रिक होते हैं ना। वो कहता है मैं जादू के जरिए खजाना करूँगा, तो ए और बी के दरमियान वो माहिदा हो जाता है। तो खजाना जो है दरियाफ्त करना वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। या अब कहता है जी मैं एक ए और बी के दरमियान माहिदा कि मैं आपके लिए चांद आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये तारे तोड़ के लाना या परफॉर्म करना पॉसिबल है? तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ये तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वो काम जो नहीं हो सकते उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा बल्कि वाइड होगा, नाजायज़ होगा। क्लियर होगी? एग्जाम्पल मैंने दो दे दिए हैं कि खजाना दरियाफ्त करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पॉसिबिलिटी उसमें होनी चाहिए ऑफ परफॉर्मेंस, उसको निभाने, उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जो इम्पॉसिबल काम है उनको पूरा करने की जो वायदा किया जाता है वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जिस तरह उसने मिसाल दी है कि वो जादू के ज़रिए ख़जाना दरियाफ्त करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वैलिड नहीं होगा, अनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसी तरह उसने दूसरी मिसाल दी है कि वो आपके लिए आसमान से, ए और बी कहता है जी उनके दरमियान मुआहदा होता है, ये कहता है मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो वो आसमान वो तो तारे कभी भी तोड़ के ला सकता है, आसमानी इम्पॉसिबल है, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लास्ट पॉइंट है इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड। नॉट एक्सप्रेसली यानी वजाहत के साथ वो वाइड यानी नाजायज़ ना डिक्लेयर किया गया हो, डिक्लेयर मैंने उसका ऐलान ना किया हो। कोई काम जिसको नाजायज़ काम डिक्लेयर किया गया है वाज़िया तौर पे, उनका मुआहदा नहीं करना चाहिए। अगर मुआहदा करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, तो वो तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मिसाल के तौर पर, ये मिसाल बाद में देते हैं, इसकी फिर आपको बता देता हूँ। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज एग्रीमेंट, कहता है एग्रीमेंट इस तरह का नहीं होना चाहिए विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, जिसको वाज़िया तौर पर वाइड, वाइड मैंने नाजायज़, नाजायज़ डिक्लेयर किया गया हो, उसको हम उसका जब उन चीज़ों का मुआहदा नहीं करना चाहिए। जैसे हुकूमत ने कहते हैं जी यहाँ से गंदम शेखुपुरा से गुजरांवाला नहीं जाएगी, तो वो तो फिर अगर हुकूमत ने पाबंदी लगा ली अगर हम काम करेंगे, तो वाज़ह तौर पे हुकूमत ने कहा है कि ज़िला बंदी कर दिया, यहाँ से यहाँ वहाँ नहीं जाएगी, तो फिर उसका कारोबार करेंगे तो वो वाइड होगा। अगर आप कोई मुज़र सेहत काम की चीज़ों की तजारत करते हैं जिस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, तो वो भी वाइड है, नाजायज़ है, इसकी तजारत नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम इसकी एग्जांपल देते हैं फिर, सी प्रॉमिस टू क्लोज हिज बिजनेस, ये भी एक हो सकता है। सी प्रॉमिस, सी ने वादा किया टू क्लोज हिज बिजनेस, अपना बिजनेस खत्म कर देगा, इफ बी पेज हिम 2 लाख, अगर बी उसको 2 लाख रुपए देगा। इट इज़ अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट, इट इज़ इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेन मैंने बाज रखना। देखो जी एक बंदा कहता है कि तुम अपना कारोबार बंद कर दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तो ये तो उसको तजारत करने के लिए मना किया गया। तजारत करने का मना करना, रोकना, किसी को तजारत करना के लिए मना करना, ये गैर कानूनी है। हर आदमी को तजारत करने की आज़ादी है, उसका कानूनी हक है। नौकरी करना, तजारत करना उसका कानूनी हक है। अब वो एक ए बी को कहता है मैं आपको 2 लाख दूंगा, आपका चलता हुआ बिजनेस आप बंद कर दो, मैं 2 लाख दूंगा, तो उसको तो फिर तजारत करने के लिए मना किया गया, तो ये वाइड, डिक्लेयर वाइड, ये तो नजायज़ काम है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, सी प्रॉमिस टू पे दोज आर टू बी इफ पाकिस्तान विंस द फाइनल ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो सी कहता है मैं आपको अब 2,000 रुपये दूंगा अगर पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट
मैच जीतेगा। द एग्रीमेंट इज वाइड बीइंग ए वेजरिंग एग्रीमेंट, ये तो वेजरिंग है, शर्त वाला है। शर्त वाला कारोबार नजायज़ होता है, शर्तें लगाकर काम करना ये नजायज़ है। इस तरह के शर्तों की सिलसिले में आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इस तरह की शर्त लगाकर काम नहीं कर सकते। तो ये अगर आप एग्रीमेंट करेंगे कि जी अगर वो जीत जाएगा तो मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, ये आप ऐसे तो प्राइवेट तौर पे कर सकते हैं, लेकिन ये कानूनी काम नहीं है, ये नजायज़ है। शर्त लगाना नजायज़ काम है, इसका एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड इसको नजायज़ डिक्लेयर किया गया है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट थे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, ऑरल रिटर्न और रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन ये नहीं ज़रूरी कि रिटर्न ही होना चाहिए, ऑरल भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर हो जाए, उसको साइन किया जाए, दोनों पार्टियां साइन करें, स्टैंप लगाएं, मोहर लगाएं अपनी, और उसको फिर रजिस्ट्रेशन करवा लें कोर्ट में जाके। फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखिए सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, शराइत उनकी यकीनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इबहम नहीं होना चाहिए शराइत में। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि वो 10-20 बुक्स फ्राहम करेगा, लेकिन 20 बुक्स में उसने बताया ही नहीं उसकी कीमत क्या होगी, उसके टाइटल क्या होंगे, किस सब्जेक्ट की बुक्स होंगी। इसी तरह पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो काम मुमकिन भी हो, नामुमकिन कामों का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो वाइड होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि वो मैंने 2 मिसालें आपको दी हैं कि जादू के ज़रिए ख़जाना दरियाफ़्त करना ये भी मुमकिन नहीं है, और इसी तरह आसमान से तारे तोड़ के लाना ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसका इन कामों का, इन बातों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं। और आखिरी बात मैंने बताई थी, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, उसको बाकायदा वाज़िया तौर पर वाइड नाजायज़ ना काम किया जाए, यानी शर्तों का एग्रीमेंट ना करें शराइत लगाकर, और ये किसी को तजारत से ना रोकें कि जी आप अपना कारोबार क्लोज़ कर दें